बैटल ऑफ बंगाल में सबसे पहले अमित शाह के मिशन बंगाल की आइए बात करते हैं। आज अमित शाह बंगाल में मैराथन मिशन पर रहे। रोड शो और रैली के जरिए अमित शाह ने पार्टी की संभावना को मजबूत बनाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के नादिया और उत्तर 24 परगना में अमित शाह की रोड शो की ये तस्वीरें हैं। भीड़ बता रही है कि बीजेपी के शाह को बंगाल में किस तरह रिस्पांस मिल रहा है। दो जगहों पर अमित शाह के रोड शो में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अमित शाह पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। ममता दीदी का खेला खत्म होने का दावा कर रहे हैं। रोड शो के अलावा अमित शाह रैली भी कर रहे हैं। ममता सरकार के काउंटडाउन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। बंगाल में 4 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। अब 5वें चरण की लड़ाई है। 5वें चरण के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। अमित शाह की अगुवाई में इन तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर शनिवार को कूच बिहार में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के लिए खौफनाक है। आखिर उस खौफनाक घटना के लिए जिम्मेदार कौन? जनता की भागीदारी, अहिंसा सबकी जिम्मेदारी, लोकतंत्र का मतलब यही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व में लाशें बिछ रही हैं। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हुई, 4 परिवार तबाह हो गए। सुरक्षा बलों को इन 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बयान दिया है। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। अमित शाह सुरक्षा बलों की कार्रवाई के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ममता के 7 अप्रैल के बयान का हवाला दिया जा रहा है। বাইরে থেকে এসে কেউ গুন্ডামি কোনো হিংসামি করতে না পারে, আর সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন। একদল আর একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন। ভোট নষ্ট করবেন না। আপনি যদি শুধু ঘেরাও করে রাখেন তাহলে ভাববেন ভালোই তো, ভোটটা তো পড়লো না, ওর এটাই কিন্তু চাল। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर कायम हैं। ममता बनर्जी ने हिंसा के खिलाफ ब्लैक डे मनाया। ममता 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगी। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही हैं। 72 घंटा आपके दिया हलो, আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করব। 72 ঘন্টা आपके दिए, ओके आई बी वेटिंग फॉर। बंगाल में जो सियासी हालात हैं वो बेहद खौफनाक हैं। बंगाल की सियासत में हिंसा की संस्कृति क्या कभी रुकेगी? सब इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। बंगाल की जंग जीतने के लिए बीएसपी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। कोलकाता के मशहूर रामलीला ग्राउंड में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने रैली की और जनता से बीएसपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। जरा दिल से बोलिए जय भीम, जरा फख्र होके बोलिए जय भीम। बंगाल के सियासी समर को त्रिकोणीय बनाने के लिए बीएसपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीरें देखिए, ये कोलकाता के मौला अली में मौजूद रामलीला ग्राउंड की है। रामलीला ग्राउंड में आज बीएसपी समर्थकों की बड़ी भीड़ आई। इस भीड़ के हीरो थे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जिन्होंने बंगाल में खुद मोर्चा संभाल लिया है और सच्चे बदलाव के लिए लोगों से बीएसपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि बीएसपी सत्ता के हस्तांतरण से कहीं आगे सामाजिक राजनीतिक तौर पर संपूर्ण बदलाव की सोच रखती है। रामलीला ग्राउंड की महारैली में उन्होंने पूर्ण बदलाव के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय श्री काशीराम जी
वह इनके बताए हुए रास्ते पर चल रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सलाह मानकर यहाँ अपने स्टेट में बीएसपी का जनाधार बढ़ाना होगा। बंग की जंग के 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में सीधे सीधे सामाजिक तौर पर पिछड़ों की कोई बात होती नहीं दिख रही और न ही किसी दल ने पिछड़ों की मांगों को अपने मैनिफेस्टो में बड़ी जगह दी है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने सूबे में सरकार बनने पर सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग को उनका हक हर हाल में दिलाने का वादा किया। मजदूर, छोटे व्यापारी, कर्मचारी एवं मेहनतकश लोगों को भी लाभ दिलाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी वह इनके बताए हुए रास्ते पर चल रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सलाह मानकर यहाँ अपने स्टेट में बीएसपी का जनाधार बढ़ाना होगा। अब आया ना मजा, लग रहा है हाथी उठने वाला है इधर। इस बार के चुनाव में आकाश आनंद ने बीएसपी की तरफ से खुद मोर्चा संभाल रखा है। इससे पहले तमिलनाडु में भी आकाश आनंद खुद एक कैंडिडेट को मिशन मोड में काम करने की टिप्स दे चुके हैं। अब बंगाल में बीएसपी उम्मीदवारों की जीत के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। आकाश आनंद की रैली में आज जिस तरह से भीड़ उमड़ी है वो देश भर में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए आगे देखते हैं हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरें नेशन टॉप 10 में। आगजनी, उपद्रव, मारपीट, पूरा इलाका धुएं के गुबार में लिपटा। राजस्थान में 12 जिले के छबड़ा कस्बे में हिंसा ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। दो समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प से पूरा शहर हिंसा की आग में जलने लगा। दंगाइयों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मारपीट की घटना हुई थी, उसमें जो इंजर्ड थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया था और इंजर्ड के कई अनुसार मुकदमा दर्ज करके 307 में और 3 मुलजिमों को राउंड अप कर लिया गया है। 2 अन्य जिनकी तलाश जारी, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तनाव के बाद कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आगजनी की घटना के बाद कुछ देर के लिए शहर की बिजली काट दी गई। दरअसल शनिवार को बाइक की पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में बवाल हुआ था, जिसमें चाकूबाजी भी हुई थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और फिर यह हंगामा हुआ। सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में एक एक करके आतंकियों की सांसें उखड़ रही है। घाटी में देश के वीर सपूत लगातार दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में 2 और आतंकी मारे गए। इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। ये सभी आतंकी अल बदर संगठन के सदस्य थे। दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के हादीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक आतंकवादी शनिवार को मारा गया था। सेना घाटी में किस तरह से ऑपरेशन मोड में है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 48 घंटे में 10 आतंकियों को सेना ने दोजख की राह दिखा दी है। मारे गए आतंकियों में से एक 14 साल का नाबालिग भी था, जिसको सरेंडर कराने की कोशिशें की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। साउथ कश्मीर के बिजबेहारा और शुपेन इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच 2 इनकाउंटर्स लगातार जारी है। अभी तक शुपेन इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर में शोपियां की एक मस्जिद में आतंकवादी घुस गए थे। सुरक्षा बलों ने धार्मिक स्थल को बचाते हुए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। दक्षिण कश्मीर के अशांत शहर में 20 साल से अधिक समय में पहली बार 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। धनाधन लाठियों की बारिश, घेराबंदी ऐसी कि संभलने का मौका नहीं मिल रहा। बिहार की ऐसी तस्वीर जहां खाकी पर ही भीड़ का गुस्सा फूटा है। तस्वीरें बिहार के कटिहार की हैं, जहां पर शराबियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर आफत आ गई। इलाके के लोगों ने पुलिस टीम को चारों ओर से घेर लिया
और शुरू कर दी पुलिस कर्मियों की पिटाई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस मारपीट में एसआई समेत 3 महिला पुलिसकर्मियों को चोट आई है। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की टीम को किसी तरह से जान बचाकर भागना पड़ा। इसमें 2 आदमी को जेल भेजा गया है, बुधन शाह और पिंकी देवी को। रात भी छापामारी हो रही है। हम लोग किसी भी कीमत पर किसी भी असामाजिक तत्वों को, ऐसा करने वाले व्यक्ति को हम लोग बख्शेंगे नहीं। तुरंत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खबर मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले में 17 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस पर ही है कि आखिर जब बिहार में शराबबंदी है तो नशे का ये कारोबार बिहार में कैसे फल फूल रहा है। अप्रैल में जगह जगह आग लगने की घटना, देश के अलग अलग शहरों से आग लगने की तस्वीरें, पूरब से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत तक आग लगने की घटनाएं। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इलाके की झुग्गियों में अग्निकांड का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ और आसपास के इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धू धू कर आशियाने जल रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों के सपने। इस संदूक में रखा सब कुछ जलकर खाक हो गया। पास बैठी संदूक की मालकिन रो रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। गुरुग्राम की झुग्गियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। झुग्गियां जल रही हैं। इसके साथ ही आग के काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। अग्निकांड की अगली तस्वीर नोएडा की है। यहाँ के बहलोलपुर की झुग्गियों को आग ने अपनी चपेट में लिया। जिधर नजर दौड़ाओ काले धुएं का बवंडर। आग कितनी भयंकर थी, तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूर्वोत्तर में सिक्किम से भी आग लगने की भयंकर तस्वीर आई। अग्निकांड में 2 मंजिला इमारत पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अग्निकांड से लोगों को बचाने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने बड़ी भूमिका निभाई। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन विकराल समस्या लेकर आया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,52,879 नए केस सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 839 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मौत का तांडव कर रहा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक के ऊपर एक शव रखकर शमशान घाट पर ले जाती गाड़ी को देखकर लोगों का दिल दहल रहा है। अहमदनगर में लाशों का अंबार लगा है। वहीं नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल में मरीजों की भरमार है। लगातार बढ़ते कोरोना की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी कोरोना की मार से करहा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। शमशान घाटों पर लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 10 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया। देश में कोरोना के केस अब रोजाना 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हर जगह सख्ती बरती जा रही है। जिन राज्यों में कोरोना विस्फोट ज्यादा हो रहा है, वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा भी मंडरा रहा है। दिल्ली ने कोरोना की ऐसी रफ्तार नहीं देखी। इतना ज्यादा संक्रमण की हिल चुकी है दिल्ली सरकार। दिल्ली में कोरोना के सारे वेब से खतरनाक मौजूदा वेब। 24 घंटे में दिल्ली में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 10,732 केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि राज्य सरकार के पसीने छूट रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है? इस सवाल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जवाब चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में ये चौथी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद ख़तरनाक है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं।
10,732 केस। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में 65% मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं, यानी कोरोना का नया म्यूटेंट युवाओं को निशाना बना रहा है। जानकार वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हर आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत बढ़ती जा रही है। इस माँ की दुनिया उजड़ गई, आंखों का तारा गाल के गाल में समा गया। कोरोना का ऐसा दंश लगा जिसको बयां नहीं किया जा सकता। तस्वीरें प्रयागराज के अस्पतालों की बदइंतजामी को बयां कर रही हैं। प्रयागराज में कोविड अस्पताल में बेड की भारी कमी है। हालत यह है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से एक मासूम ने दम तोड़ दिया। कल शाम के 5 बजे कितने बजे बोला बच्चा आपका खत्म हो गया? अभी बोला, खत्म होने की भी बात बोला होगा, क्योंकि मुझे 30 घंटे देखने नहीं दिया, 4 घंटे से। संगम नगरी प्रयागराज में बीते 6 दिनों में यहाँ रोजाना 1000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में यहाँ रिकॉर्ड 1682 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ संक्रमित होने वालों की दर 15% तक पहुंच गई है, तो वहीं अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है। हम इस वक्त तेज बहादुर सप्रू जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं और यहाँ पर भी 160 बेड का बताया जाता है कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है। तमाम पेशेंट एडमिट्स हैं, लेकिन तमाम ऐसे पेशेंट अभी भी हैं जिनको यहाँ पर भटकना पड़ रहा है, जगह नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक सज्जन हैं, इनके साथ एक पेशेंट हैं, वो कार में आप देख सकते हैं, वो कोविड पेशेंट हैं और काफ़ी समय से ये लोग वेट कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं। कोरोना के कहर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी नहीं बच सके। खबरों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 12 जजों को कोरोना हो गया है, तो वहीं प्रयागराज में कोरोना से अब तक 24 वकीलों की मौत हो गई है। 2 घंटे में 24 शव, लाशों का अंबार है, लेकिन कईयों को अंतिम संस्कार का इंतजार है। लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान में चिताओं की राख ठंडी नहीं हो पा रही है कि बाहर शवों को लेकर एम्बुलेंस की कतार नजर आ रही है। लखनऊ में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि सिर्फ 2 घंटे में 24 डेड बॉडी शमशान पहुंची। सभी की मौत कोरोना से हुई। लखनऊ में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। मौतें बड़ी संख्या में हो रही हैं, जिस वजह से अंतिम संस्कार के लिए भी एक लंबी लाइन देखने को मिल रही है तमाम शमशान घाटों पर। और ये देखिए, जो टीन शेड है उसके बाहर ये चिताएं बनाई गई थी जहां पर कोविड डेड बॉडीज़ को जलाया गया। तो जाहिर बात है कि अब स्थान की भी शमशान घाटों में मानो कमी पड़ रही है। पूरे यूपी में कोरोना से अफरा तफरी है। वाराणसी में भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। भक्तों के गर्भगृह के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन झांकी दर्शन बाबा का किया जा रहा है। बहुत दिव्य दर्शन हुआ है बाबा का। प्रशासन कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, मुझे विश्वास है टीका उत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़कर व 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन कर हम लोग अवश्य कोरोना को परास्त करेंगे। कोरोना का मौजूदा वेव यूपी में काल बनकर टूट रहा है। जानकारों की माने तो अप्रैल महीने में हालात के और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। बचाव का एक ही उपाय नजर आता है, टीकाकरण और सावधानी। मेज पर पड़ी ये काली कमाई है, ये घूस का पैसा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में 80 लाख रुपए बरामद किए गए। खबर थी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी अजमेर के रेवेन्यू बोर्ड से रेवेन्यू से जुड़े मामलों में फैसले देने या बदलने की एवज में घूस लेते हैं। एसीबी की इंटेलिजेंस विंग को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी। इसके बाद दोनों पर कार्रवाई की गई। जयपुर में आरएएस बीएल मेहड़ा के घर से 40 लाख रुपए बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि एक दलाल के जरिए घूसखोरी का खेल चल रहा था। बीएल मेहड़ा साहब के यहाँ से अभी तक 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। और उसके अलावा जो रेवेन्यू बोर्ड में संबंधित अधिकारियों का जिनका भी इस प्रकरण में नाम आ रहा है, उनके ऑफिस को सील किया जा रहा है।
2 अधिकारियों के साथ मामले में एक दलाल को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दलाल के जरिए पैसों का ये काला खेल जारी था। शक है कि इस काले खेल में और लोग भी शामिल हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है।